सभी गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। हमारी क्लास चल रही है लर्निंग टॉपिक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लर्निंग, और इस टॉपिक में स्पेशली हम जो चर्चा कर रहे थे, इससे पहले मैंने थॉर्नडाइक पढ़ाया था और अधिगम सिद्धांतों में थॉर्नडाइक के बाद आईपी पावलोव के ऊपर मैंने चर्चा की थी। और आईपी पावलोव एक मोस्ट इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट तो नहीं कहेंगे, अपन शरीर विज्ञानी थे। और कल इसका मैंने बेसिक आपको बता दिया था पावलोव को। अनुकूलित अनुक्रिया कंडीशनिंग रिस्पांस थ्योरी इनका सिद्धांत का नाम है। और एक सिंपल सी बात है, कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया, पेरोटिक ग्रंथि का ऑपरेशन किया, दिन में 3 प्रयोग करते थे। जो अनुक्रिया अपन मूल उद्दीपक यूसीएस के प्रति करते हैं, यदि वही अनुक्रिया हम यूसीएस से जुड़े हुए दूसरे उद्दीपक यानी सीएस के प्रति करना शुरू कर देंगे, तो वो एक प्रकार से क्या कहलाएगा, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहलाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को कल समझाया था कंप्लीटली। आईपी पावलोव की थ्योरी कंप्लीट समझा दी थी। यूसीएस यूसीआर, सीएस प्लस यूसीएस बराबर यूसीआर, फिर सीएस बराबर सीआर। उसके बाद मैंने टाइप ऑफ कंडीशनिंग की चर्चा की थी। आज हम इस सिद्धांत के अंदर की बात करेंगे। आईपी पावलोव ने बहुत सारे टर्मिनोलॉजी दी है, बहुत सारे शब्द दिए हैं अपने सिद्धांत में, तो उनको आप समझने का प्रयास कीजिएगा। बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, याद रखना, ठीक है। कोर्स रमेश जी, आईसीटी का कोर्स लगभग पूरा है। दो छोटे से वीडियो बाकी हैं, बस बाकी कंप्लीट है। जीके टेस्ट में क्वेश्चन 45-40 के आसपास तो आते ही है ना, वो में 40 तो बाकी और डलवा देंगे लास्ट में, और खूब सारे टेस्ट हो जाएंगे, चिंता मत करो आप। देखिएगा, आईपी पावलोव हम पढ़ रहे हैं, और आईपी पावलोव के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं इसकी विशेष जो इसकी शब्दावली है, उसमें उसको समझना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसने शब्द यूज किया है विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन। अभी वर्ड समझने हैं आपको, विभेदन शब्द का यूज किसने किया है, या विभेदन का संबंध, मतलब आपसे प्रश्न पूछेगा आईपी पावलोव से जुड़ा हुआ शब्द है या नहीं है। तो विभेदन, विभेदन का मतलब क्या है, विभेदन किसको बोलते हैं। देखिए, विभेदन डिस्क्रिमिनेशन होता है, और विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि एक प्रकार से मूल उद्दीपक और कृत्रिम उद्दीपक में अंतर करने की योग्यता क्या कहलाती है, विभेदन। तो यहां से एग्जाम में 2 बार प्रश्न पूछा गया है, केवल ये पूछा गया है कि विभेदन शब्द किसने दिया है। तो विभेदन शब्द किसने दिया है या डिस्क्रिमिनेशन शब्द किसने दिया है, तो आईपी पावलोव ने दिया है। तो लिख लेंगे डिस्क्रिमिनेशन शब्द, ठीक है ना, विभेदन या डिस्क्रिमिनेशन लिख लेना है। विभेदन शब्द का मतलब क्या है, मूल उद्दीपक और कृत्रिम उद्दीपक में अंतर करने की योग्यता। समझ में आ गया ना विभेदन क्या है। डिस्क्रिमिनेशन, DISCRIMINATI, डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो विभेदन शब्द का मतलब, आपसे यहां से प्रश्न पूछेगा कि आईपी पावलोव से जुड़ी अवधारणा क्या है या कौन सी नहीं है, तो माइंड में आना चाहिए कि विभेदन, डिस्क्रिमिनेशन शब्द का इस्तेमाल इसने किया है, ठीक है। मूल उद्दीपक और कृत्रिम उद्दीपक में अंतर करने की योग्यता क्या कहलाती है, विभेदन। आपसे केवल परीक्षा में इतना ही पूछेगा कि विभेदन शब्द का संबंध किससे है, बाकी ये नहीं पूछेगा कि इसका मतलब क्या होता है। मैंने बताया है, मूल उद्दीपक और कृत्रिम उद्दीपक में अंतर करना क्या कहलाता है, विभेदन कहलाता है। साइकोलॉजी में नंबर कम आ रहे हैं, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो। नंबर 2 पे दूसरा जो वर्ड है इसने दिया है उत्तेजन का नियम। अब उत्तेजन का नियम इसने जो दिया है उस पे प्रश्न नहीं आया एग्जाम में, लेकिन फिर भी आपको देख के जाना है कि साहब उत्तेजन के नियम का संबंध किससे है। तो उत्तेजन का नियम आईपी पावलोव ने दिया, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि यदि, उत्तेजन नियम का मतलब क्या है, यदि हम किसी प्राणी के सामने बार बार सीएस उपस्थित करेंगे, यानी मूल उद्दीपक से पहले अपन सीएस यानी कृत्रिम उद्दीपक प्रस्तुत करते हैं, तो धीरे धीरे कुत्ता उस कृत्रिम उद्दीपक को देख के एक उत्तेजित होना शुरू कर देता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, उत्तेजन का नियम। आप इतना ही याद रखना कि उत्तेजन का नियम किसने दिया है, आईपी पावलोव ने दिया है। उत्तेजन का मतलब है कि जब बार बार कृत्रिम उद्दीपक को हम प्रस्तुत करते हैं, तो कुत्ता जो है उस कृत्रिम उद्दीपक के प्रति उत्तेजित हो जाता है, इसको उत्तेजन का नियम। बट ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा। तीसरा नियम इसने बताया है आंतरिक अवरोध का नियम। ये भी एग्जाम में आज तक आया नहीं है, चांस कम है, फिर भी देख लेना। आंतरिक अवरोध, आंतरिक अवरोध का मतलब समझते हैं, इंटरनल इनहिबिटेशन। इंटरनल इनहिबिटेशन एग्जाम में नहीं आया, लेकिन फिर भी आप देख के जाना कि साहब आंतरिक अवरोध का नियम किसने दिया। आप कह दोगे सर आईपी पावलोव ने दिया। आंतरिक अवरोध का मतलब क्या होता है, जब कुत्ते को
सीएस के बाद यूसीएस नहीं मिलेगा तो कुछ समय बाद में वो उस रिस्पांस को कम कर देता है, ये आंतरिक अवरोध है। यानी एक प्रकार से मैं एक वर्ड समझाऊंगा आपको जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, विलोपन। विलोपन को आप आंतरिक अवरोध का नियम भी कह सकते हैं, ये एग्जाम में बहुत बार आता है, नोट डाल लेना इसको। आंतरिक अवरोध या विलोपन एक ही बात है, याद रखना। विलोपन को बोलते हैं एक्सटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना। विलोपन क्या है, एक्सटेंशन कैसे है। देखिए विलोपन एक्सटेंशन का मतलब ये है, देखो साइकोलॉजी को कैसे याद रखो प्रभु जी, साइकोलॉजी याद करने की चीज ही नहीं है, साइकोलॉजी अपने साथ फील करने की चीज है। जिंदगी में कोई चीज याद कब नहीं होती है, जब हमारा ध्यान डाइवर्ट होता है। और ध्यान डाइवर्ट कब होता है, जब भूख अंदर कमजोर है, याद रखना। तो ये सब रीजन लेक ऑफ मोटिवेशन के, याद रखना। कोई दुनिया की ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो याद नहीं हो सकती। जब 10वीं क्लास में बाई ग्रेस पास करने वाला इंसान जब साइकोलॉजी में 14 किताब लिख के तुम्हें पढ़ा सकता है, तो मैं समझता हूं कि इस धरती पे पैदा हुआ बच्चा कोई भी कुछ भी मनोविज्ञान को समझ सकता है। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे, इसका मतलब आपका अटेंशन और लेक ऑफ मोटिवेशन बहुत ज्यादा है। विलोपन समझिएगा, एक्सटेंशन। आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप में से अधिकतर बच्चे कमेंट्स टॉपिक के बीच में कमेंट्स ऐसे करते हैं, मतलब इसका मतलब उनका उस टॉपिक को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए यही चीजें अपन जब खुद पढ़ते हैं तब होता है कि हम उससे रिलेटेड चीजें पूछें तो एक आनंददायक चीज है, वरना उसके अलावा एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं, इसका मतलब हमारा ध्यान उस टॉपिक पे नहीं। समझिएगा, आंतरिक अवरोध या विलोपन क्या है। विलोपन को बोलते हैं एक्सटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी बार एग्जाम में आया है कि विलोपन शब्द का प्रयोग किसने किया है, आईपी पावलोव ने। विलोपन का मतलब क्या है कि जब कुत्ते के सामने हमने लास्ट में क्या दिया था, सीएस, कुत्ते ने क्या टपकाई, लार टपकाई, यानी सीआर किया। कुत्ते के सामने सीएस दिया, कुत्ते ने क्या टपकाई, सीआर यानी लार को टपकाया, याद रखना। अगले दिन फिर आप सीएस को दोगे, कुत्ता फिर क्या टपकाएगा, लार टपकाएगा। अगले दिन फिर आप सीएस को दोगे, कुत्ता क्या टपकाएगा, लार टपका भी सकता है और नहीं भी टपका सकता है। मतलब जब आप केवल कृत्रिम उद्दीपक प्रस्तुत करते हो तो कुछ समय बाद में कुत्ता लार टपकाना बंद कर देता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, विलोपन बोलते हैं। यानी विलोपन पे 2 टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। इसको आंतरिक अवरोध में भी यही बात होती है, जब सीएस के बाद में यूसीएस नहीं मिलेगा तो वो अनुक्रिया कमजोर हो जाएगी, इसको आंतरिक अवरोध बोलते हैं। आंतरिक अवरोध में प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न विलोपन पे आएगा, एक्सटेंशन पे आएगा। क्या एक्सटेंशन, यदि सीएस देने के बाद यूसीएस नहीं देते हैं तो कुछ समय बाद में सीआर का बंद हो जाना, ये क्या कहलाता है, विलोपन कहलाता है। मैं जो बात कह रहा हूं आप लोगों की समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, याद रखना, ठीक है। अब 2 प्रश्न बनते हैं। विलोपन शब्द का प्रयोग किसने किया है, पावलोव ने किया है। विलोपन का मतलब क्या है मैंने बता दिया है। विलोपन क्यों होता है, तो विलोपन हमेशा क्यों होगा, विलोपन का कारण है पुनर्बलन का ना मिलना, ठीक है। पुनर्बलन का अभाव, ये विलोपन का क्या है, कारण है, याद रखना। पुनर्बलन का अभाव विलोपन का क्या है, कारण। समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। पुनर्बलन का अभाव होना विलोपन का क्या है, कारण। समझ में आ गया। एक्सटेंशन शब्द का यूज आईपी पावलोव ने, कि जब थे बार बार घंटी बजाओगा और भोजन नहीं दोगा तो कुत्ता ये समझ जाता है कि बड़े बेवकूफ बना रहे हैं, घंटी बजाते हैं, भोजन आता नहीं है और उस क्रिया को करना बंद कर देगा। ये विलोपन एक्सटेंशन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, तो ये विलोपन समझ में आ गया। एक एक चीज समझ में आ रही है, धीरे धीरे एक एक चीज समझा दूंगा, याद रखना। आप कहते हो शैक्षिक परिदृश्य में भी मैं एक चीजें, मुझे टाइम चाहिए उन चीजों के लिए, करवाऊंगा मैं, बट आराम से रुकिए आप। मेरी दिनचर्या इतनी ज्यादा बिजी रहती है, मैं जिस चीज को पढ़ाऊंगा ना वो आप लोगों के माइंड में कंडीशनिंग हो रखी है कि देव सिंह सर पढ़ाएंगे इसका मतलब वो समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई मेरे से भी अच्छा पढ़ा सकता है, बट जिस पे अपने को ज्यादा विश्वास हो जाता है वहां लगता है बेटर करवाएगा, बस ये फर्क पड़ता है और कुछ नहीं। देखिए, भोजन पूर्ण बलन माना जाएगा, निश्चित रूप से भोजन पूर्ण बलन है निशा इसमें, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो विलोपन मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। उसके बाद देखो, ये 3 वर्ड हो गए, विभेदन, उत्तेजन का नियम, आंतरिक अवरोध का नियम, विलोपन एक्सटेंशन, ठीक है। विलोपन का कारण है पूर्ण बलन का अभाव होना। 4 नंबर पे बाह्य अवरोध का नियम, इसने बाह्य अवरोध का नियम भी यूज किया है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं आया है और मेरे अकॉर्डिंग आएगा भी नहीं। आप इतना याद रखना कि बाह्य अवरोध का नियम किसने दिया था, आपने कह दिया साहब पावलोव ने दिया है।
बाह्य अवरोध को मतलब क्यों है कि जब हम कुत्ते को भोजन दे रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, उस समय कोई दूसरी आवाज यदि आ जाती है तो उससे कुत्ते में कंफ्यूजन पैदा होता है। कुत्ते में क्या पैदा होता है? कंफ्यूजन पैदा होता है। इसको अपन क्या बोलेंगे? बाह्य अवरोध। क्या बोलेंगे? बाह्य अवरोध। समझ में आ गया? बाह्य अवरोध समझ में आ गया? जब घंटी के अलावा कोई तीसरी आवाज आएगी और उससे जो कुत्ते में कंफ्यूजन पैदा होता है, इसको हम सब क्या बोलेंगे? बाह्य अवरोध का नियम बोलेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं है बट 6 नंबर पे उद्दीपक सामान्यीकरण, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्दीपक सामान्यीकरण शब्द का प्रयोग किसने किया है? आईपी पावलोव ने। स्टिमुलस जनरलाइजेशन याद रखना। आईपी पावलोव के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण वर्ड यदि कोई है तो वो उद्दीपक सामान्यीकरण ही है। आईपी पावलोव का सबसे महत्वपूर्ण वर्ड क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण। आप कहते हो गुरुजी उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है? उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब होता है कि जो मूल उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं वही दूसरे के प्रति करने लग जाएंगे, क्या कहलाएगा? स्टिमुलस जनरलाइजेशन। आपसे परीक्षा में पर्सन एग्जाम्पल जो भी पूछता है ना, उद्दीपक सामान्यीकरण पे पूछता है। जैसे एक प्रश्न आया ग्रेड फर्स्ट में कि एक बच्चा है, वो लाल रंग के गुलाब को छूता है और लाल रंग के गुलाब को छूने से उसकी अंगुली कट गई। अब वो जब भी लाल रंग को देखता है तो वो उससे डरने लग जाता है। ये घटना क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण है। मतलब आईपी पावलोव का सिद्धांत स्पेशली स्टिमुलस जनरलाइजेशन के सिद्धांत पे आधारित है। उद्दीपक सामान्यीकरण पे क्या है? आधारित है। समझ में आ गया? उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है? मूल उद्दीपक के प्रति जो प्रतिक्रिया करते हैं, यदि वही प्रतिक्रिया उससे मिलते जुलते दूसरे उद्दीपक के प्रति करना शुरू कर देंगे तो वो घटना क्या कहलाएगी? उद्दीपक सामान्यीकरण। कि एक बच्चे को सफेद कोट पहने व्यक्ति ने इंजेक्शन लगाया, अब वो हर सफेद कोट पहने व्यक्ति से डरने लग गया, वो क्या है? उद्दीपक सामान्यीकरण। तो उद्दीपक सामान्यीकरण पे सिद्धांत आधारित है, याद रखिएगा। 6 नंबर 7 नंबर पे उद्दीपक सामान्यीकरण के बाद आप आ जाएंगे, विभेदन हो गया, बाह्य अवरोध का हो गया, आंतरिक अवरोध हो गया, ठीक है। उसके बाद एक शब्द आता है स्वतः पुनर्लाभ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको भी समझिएगा, इससे भी बहुत प्रश्न आया है। मतलब प्रश्न केवल यही आए कि इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस रिकवरी। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनर्लाभ शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? तो स्वतः पुनर्लाभ शब्द का इस्तेमाल किसने किया है? आईपी पावलोव ने किया है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः पुनर्लाभ की अवधारणा किसने दी थी? आईपी पावलोव ने दी थी, याद रखना। अब आप कहोगे गुरुजी स्वतः पुनर्लाभ स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती क्या है? तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी या स्वतः पुनर्लाभ का मतलब क्या है, इसको समझ लीजिएगा। कि जैसे ही विलोपन होता है, विलोपन कब होता है? जब सीएस देंगे लगातार, यूसीएस अपन नहीं देंगे, तो कुछ समय बाद में जो है लार टपकना बंद हो जाएगी, ये क्या कहलाएगा? विलोपन। स्वतः पुनर्लाभ ये है कि जब 2-4 महीने बाद में, 2-4 महीने बाद में अचानक से फिर से आप कुत्ते के सामने, अचानक से फिर से आप कुत्ते के सामने घंटी बजाइए, कुत्ता फिर से लार टपकाएगा। ये क्या है? स्पॉन्टेनियस रिकवरी, स्वतः है पुनर्लाभ। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है? मूल उद्दीपक के प्रति जो अपन प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, कर रहे हैं ना, ठीक है। यदि हमने मूल उद्दीपक को बंद कर दिया और कुछ समय बाद में विलोपन हो गया, विलोपन होने के कुछ समय बाद में अचानक से फिर से घंटी बजाना, कुत्ता फिर से लार टपकाएगा। यानी विलोपन के बाद, स्वतः पुनर्लाभ कब होता है? विलोपन के बाद। किसके बाद? विलोपन के बाद यदि सीएस देने पर फिर से लार का टपकना, लार का टपकना, ये घटना क्या कहलाएगी? स्पॉन्टेनियस रिकवरी। हमारे दैनिक जीवन से साइकोलॉजी को समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग घटना है ये। हम सब करते हैं, हमारी लाइफ में करते हैं। आपने किसी की तरफ प्यार भरी नजरों से देखा, वहां से रिस्पॉन्स आया, आया तो विलोपन नहीं होगा, लेकिन आपको इंसान बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आप उसकी तरफ देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं, लेकिन वहां से सामने से कभी भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा? विलोपन। पुनर्बलन यदि नहीं मिलता है तो घटना स्वतः विलोपन में, ऐसे समझ लो। स्पॉन्टेनियस रिकवरी क्या है? कि जिंदगी के किसी मोड़ पे किसी को पसंद किया था, बहुत अच्छा लगा था, दोनों को बहुत अच्छा लगता था,
1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 6 महीने गुजरे। हम रेलवे स्टेशन जयपुर गांधीनगर, हम चढ़ रहे थे डिब्बे में, वो सामने से उतर रहे थे। उनकी गोद में 2 बच्चे थे, लेकिन जब उनको देखा तो वही आया जब क्लास में बैठ के उनको देखते थे। स्पॉन्टेनियस रिकवरी। प्रेम कभी बूढ़ा नहीं होता है। यदि बुढ़ापे में भी जाके थान बूढ़ली मिल जाएगी ना, भी टाइम आड़ी, आज टाइम पर तो बूढ़ी को नहीं, लेकिन जब मिलोगे ना आप, तो दांत आगे से गिर चुके होंगे, लेकिन आंखों में जो चमक आएगी ना देख के, वो स्पॉन्टेनियस रिकवरी वाली आएगी। याद रखना, ये जीवन की बड़ी कहानियां हैं। इतना ही अचेतन मन में दबा देना, जो इंसान अच्छा लग गया ना, वो जीवन के किसी भी मोड़ पे मिलता है तो स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है। याद रखना, स्पॉन्टेनियस रिकवरी होती है, याद रखना। आगे देखना, सहुतः पूर्ण लाभ के बाद अगला कॉन्सेप्ट क्या है। सहुतः पूर्ण लाभ हो गया 6 नंबर, 7 नंबर पे उच्च कोटि अनुबंधन। कौन सा अनुबंधन? उच्च कोटि अनुबंधन। अब ये एग्जाम में नहीं आया, फिर भी याद रखना, उच्च कोटि अनुबंधन किसको बोलेंगे? उच्च कोटि हाई लेवल कंडीशनिंग का मतलब ये होता है कि जब आईपी पावलोव का कुत्ता घंटी के बजने पे लार टपकाता है, तो पहली कंडीशनिंग किसके साथ करेगा? घंटी के साथ। लेकिन कुछ समय बाद में ऐसी परिस्थिति बनेगी कि पावलोव का कुत्ता घंटी से पहले जैसे ही लाइट जलेगी तो वो लाइट के प्रति भी कंडीशनिंग कर लेगा, तो ये क्या कहलाएगा? उच्च कोटि अनुबंधन। ये इतनी सी बात याद रखियो, उच्च कोटि अनुबंधन शब्द का प्रयोग आईपी पावलोव ने किया है, बाकी चाहे मत याद रखना। उच्च कोटि अनुबंधन क्या होता है कि घंटी के साथ अपन कंडीशनिंग कर रहे हैं, ये तो अपना अनुबंधन है, लेकिन अपन घंटी से पहले की परिस्थिति के प्रति भी कंडीशनिंग कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? उच्च कोटि अनुबंधन। समझ में आ गया? घंटी से पहले की परिस्थिति के प्रति कंडीशनिंग करना, कि मैंने लाइट जलाई फिर मैं घंटी बजाऊंगा, लेकिन वो घंटी के प्रति, लाइट के प्रति ही याद रखना, मतलब रिस्पॉन्स करना शुरू कर दिया, ये क्या कहलाएगा? उच्च कोटि। फिर एक वर्ड आता है आभासी अनुबंधन, वर्चुअल कंडीशनिंग। ये हाई लेवल कंडीशनिंग है, वर्चुअल कंडीशनिंग। ये भी एग्जाम में नहीं आया और मुझे लगता भी नहीं आएगा, फिर भी दे समझ लो गुरुजी आभासी अनुबंधन क्यों है। आभासी अनुबंधन का मतलब ये होता है कि वर्चुअल कंडीशनिंग का मतलब, आभासी अनुबंधन का मतलब ये होता है कि कुछ समय बाद में वो कुत्ता अपने आप ही कंडीशनिंग करेगा। एक निर्धारित समय होगा और तुम लार टपका दोगे, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना, कुछ हुआ नहीं है। धीर सिंह सर के यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन जैसे ही 9:15 बजे और तुम मान लीजिए उस दिन नहीं आए, फिर भी तुमने 9:15 बजते ही लार टपका दी कि सर आएंगे, यूट्यूब चला के देखा। ये आभासी है, अपने आप ही हो रहा है उस टाइमिंग के प्रति, तो ये वर्चुअल है। याद रख। रितु बेटा चित्रकला याद करने की चीज ही को नहीं हुआ, खो जाओ ना चित्रकला में, खो जाओ ना। तुम खोते क्यों नहीं हो? जिंदगी एक मोहब्बत है, याद रखना, कंप्लीट मोहब्बत है। इसकी यात्रा में जो संस्मरण आ रहे हैं ना, इनसे प्यार कीजिए आप, किताबों से, विषय से। फिर आप ये जो कहते हो ना कि सर ये नहीं याद होता, कैसे नहीं होता? हर चीज याद होती है। मुझे लगता है कि मेरी मेमोरी बहुत कमजोर है, लेकिन मैं हर चीज को सीख लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा। बस यही तो चीज है, मुझे लगता है कि मैं कर लूंगा, इसलिए हो जाता है। तुम लोगों को लगता है कि नहीं होगा, इसलिए तुमसे नहीं होता है। फर्क यही है, याद रखना। और कोई फर्क थोड़ी है, मैं तुम्हारे जैसा ही हूं, तुम्हारा जैसा ही खाता हूं, तुम्हारे जैसे ही पीता हूं, तुम्हारे जैसे ही सोता हूं, तुम्हारे जैसे ही कपड़े पहनता हूं। अलग क्या है? अलग कुछ नहीं है। अलग जो है वो नजरिया है, और नजरिया इंसान को अलग बनाता है। तो ये आपको तय करना है कि तुम किस नजरिए के साथ जिंदगी को जीना चाहते हो। आभासी अनुबंधन समझ में आ गया? उच्च कोटि आभासी अनुबंधन। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? उच्च कोटि हाई लेवल कंडीशनिंग क्या है, आभासी अनुबंधन क्या है, ये महत्वपूर्ण वर्ड हो गए। फिर एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, अध्यंकन। अध्यंकन क्या होता है? इम्प्रिंटिंग।
इसमें भी बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था, इम्प्रिंटिंग। इस वर्ड का इस्तेमाल किया था लोरेंजो ने। किसने किया था? लोरेंजो ने इस वर्ड का इस्तेमाल किया था इम्प्रिंटिंग का, अध्ययन का। अब अध्ययन इम्प्रिंटिंग क्या होती है समझिएगा। अध्ययन या इम्प्रिंटिंग क्या है समझिएगा। जब हम जन्म लेते हैं ना, तो उस जन्म के समय आसपास में कोई भी इंसान होता है, हम उसी को अपना सब कुछ मान लेते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि वो जब पैदा हुआ तो उसके सामने कौन है, वो नहीं जानता कि मेरे को जन्म इस माँ ने दिया कि उस माँ ने दिया, लेकिन जो माँ उस समय मिल गई उस माँ को अपनी ओरिजिनल माँ मान लेगा और उसके प्रति अपना प्रेम उड़ेल देगा। वो जो कहेगी बच्चा वैसा करेगा। ये इम्प्रिंटिंग है। मैंने आपको कहा था, एक कहानी सुनाई थी कि एक मुर्गी, चील के बच्चे को मुर्गी ने पाल लिया। बच्चे ने उसी सत्यता को स्वीकार कर लिया, ये इम्प्रिंटिंग है। ये लोरेंजो ने इसका प्रयोग किया था। तो इम्प्रिंटिंग एक प्रक्रिया है कि बच्चे के आसपास जन्म के समय जो चीजें होती हैं उनसे वो अपने आप को जोड़ लेता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ और जन्म के समय जो चीजें हैं उनसे अपने आप को जोड़ लेना, ये अध्ययन इम्प्रिंटिंग होता है। विश्वास की कमी है बेटा शिव प्रसाद, विश्वास मिलता है पंसारी की दुकान पे। पंसारी की दुकान पे जाओगे और वहां जाने के बाद आपको एक कहना है कि थोड़ा सा कलूचा, थोड़ा सा हल्दी, एक और नाम देखो आप, कोईचा, चूना, एक आइटम और है, इनको मिला के और उसको डेली पीना। जैसे उसको डेली पियोगे तो धीरे धीरे विश्वास जो है ना, विश्वास वो जन्म लेना शुरू कर देगा। इसके अलावा दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, ये पहले ये अप्लाई करना, ये अच्छा असर करेगा आप लोगों के। नीतू जी, फ्री टेस्ट सीरीज, साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज सिर्फ कोर्स के फोल्डर में टेस्ट सीरीज का फोल्डर बना हुआ उसमें आती है, ठीक है ना? ठीक है। शिव प्रसाद मजाक नहीं बनाया मैंने। मैंने जो बताया है आयुर्वेदिक औषधि है, इससे इंसान मजबूत बनता है। लाइफ में क्या है, हमारी लाइफ में सिर्फ भ्रम है। डॉक्टर दवाई देता है क्या आपको? डॉक्टर दवाई थोड़ी दे रहा है। उस दवाई में इतनी ताकत थोड़ी जो तुम्हें सही कर देगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास है। हम दुनिया के, भारत के सबसे, राजस्थान के सबसे बड़े डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर के पास जाने के बाद उसने दवाई दी। दवाई आपको क्या दी? उसने पुड़ियों में बंद करके, जेम्स की टॉफी आती हैं वो बंद कर दे दी कि इसको चूसना है बेटा, ये बहुत बाहर से मैंने मंगाई, बहुत पैसे वाली दवाई है, इसको लेना बेटा। तो तुम्हें डॉक्टर की बात है, विश्वास है, डॉक्टर ने दवाई बढ़िया दी और तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है उन दवाई गोलियों को चूसते चूसते तुम्हें लगेगा रिलीफ आ रहा है। विश्वास काम कर रहा है। विश्वास ऐसे ही बनता है। पहले के लोग विश्वास ऐसे बनाते थे, अरे झाड़ू लगा देता है विश्वास के लिए, तो विश्वास का झाड़ा भी लगता था। उस झाड़े में ताकत थी क्या विश्वास पैदा कर दे? लेकिन हमें लगता था कि झाड़े से सब कुछ होगा। तो जिंदगी में बेटा विश्वास ऐसे अर्जित किया जाएगा, बाकी विश्वास के कोई तरीके नहीं है। तो लाइफ में जब अपने पर विश्वास नहीं है तो फिर हमें कोई ना कोई ऐसा टॉनिक लेना चाहिए, वो शायद काम कर जाए। तो मैंने जो बताई है ना, उनको मिला के पीने से तुम जैसे वो दवाई लोगे तुम्हें लगेगा धीर सिंह सर ने बोला है। अब उसके पीछे लॉजिक काम कर रहा है, याद रखना, मनोविज्ञान की कंडीशनिंग काम कर रही है, इसलिए मैंने बोला है, मजाक नहीं, वो रियल में टेस्ट सच है। अध्ययन समझ में आ गया। इम्प्रिंटिंग, जन्म के समय बच्चा जो आसपास होता है उन लोगों के साथ उन्हीं चीजों को सत्य मान लेता है। एक वर्ड और लिखना आप, अभ्यसन। अभ्यसन वर्ड का भी यूज किया है, हैबिचुएशन। हैबिचुएशन क्या होता है? हैबिचुएशन किसको बोलते हैं, अभ्यसन किसको बोलते हैं? अभ्यसन जो होता है, इसका मतलब होता है कि शुरुआत में जो चीज आपके सामने आती है उसके प्रति जो रिस्पॉन्स करते हो, धीरे धीरे जब वो बार बार आपके सामने आती है तो आपका रिस्पॉन्स उसके प्रति कमजोर होता जाएगा। इसको हैबिचुएशन बोलते हैं।
समझ में आ रही है अभ्यसन क्या है? अरे कोई जोर से आवाज आ रही है तो आप चौंकोगे यार कहां से आई, वो आवाज डेली आने लग गई तो धीरे धीरे तुम्हें क्या पड़ जाएगी, उसकी आदत पड़ जाएगी। तो अभ्यसन शब्द का प्रयोग किसने किया था? आईपी पावलोव ने। अब ये वर्ड है ना, ये जरूरी नहीं एग्जाम में, ये तो नहीं आया आज तक, ये भी नहीं आया, ये इस बार आया है अध्ययन इम्प्रिंटिंग, बट ये नहीं आया है। अब देखो काम की बात क्या है, आईपी पावलोव के जितने भी वर्ड्स आपको समझने हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो विभेदन शब्द, एक विलोपन शब्द, एक स्वतः पुनर्लाभ और एक उद्दीपक सामान्यीकरण। ये 4 वर्ड जरूर देख के जाना, बाकी चाहे मैंने 11 बताएं 10 बताएं छोड़ देना, ठीक है? तो ये 4 वर्ड जरूर समझ के जाना। ओके, आगे देखना। ये मुख्य से कई बच्चे कहते हैं मैं टेस्ट नहीं मिला साइकोलॉजी का, कहाँ मिलता है? या तो ये बच्चे पागल हैं या अपन लोग पागल हैं? हाँ, कोर्स में कहते हैं ना, देखिए पूछ रही है मन टेस्ट को मिलो, एक तो आप पूजा याद हो तो कोई 20 दिन सब मन टेस्ट को मिलो, टेस्ट को मिलो, कहाँ डालते हो टेस्ट? साइकोलॉजी के जो टेस्ट नहीं होते टास्क बेस्ड वाले, साइकोलॉजी कोर्स में हूँ। जिन्होंने अलग खरीद रखा उनको अलग वाले मिल जाएगा, और जिन्होंने कोर्स ले रखा उनको साइकोलॉजी कोर्स में मिलेगा, टास्क बेस्ड के नाम से लिखा हुआ है। अब देखें तो हाथ को नहीं अभी। अब देखना एक छोटा सा बिंदु, अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक, एक छोटा सा बिंदु, इस पे भी प्रश्न पूछे गए, अनुबंधन को कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है? अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? तो अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक में याद रखिएगा कुछ कारक हैं। एक तो प्रेरक का प्रभाव पड़ता है, प्रेरक का मतलब समझ रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि आईपी पावलो ने जो प्रयोग किया कुत्ते पे, कुत्ता भूखा था, यदि भूखा नहीं होता तो अनुबंधन कभी भी स्थापित नहीं होता है। तो प्रेरक कौन था? भूख। यदि भूख नहीं होती तो अनुबंधन स्थापित नहीं होता, मतलब प्रेरक का प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, उत्तेजकों का संबंध, ये याद रखना, उत्तेजकों का संबंध व पुनरावर्ती, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट। उत्तेजकों का संबंध और पुनरावर्ती, ये तो आरपीसी में आया हुआ भी है कि पुनरावर्ती शब्द का प्रयोग किसने किया है? आईपी पावलो ने किया है। देखो उत्तेजकों का संबंध अनुबंध को प्रभावित करेगा, CS बराबर यूसीएस, ये दे रहे हैं अपन। इन दोनों में निकट का संबंध है क्या? यदि CS और यूसीएस में 0.4 या 0.5 सेकंड का डिफरेंस है तब तो कंडीशनिंग जल्दी होगी, यदि समय अंतराल इससे ज्यादा है तो कंडीशनिंग कम होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो उत्तेजकों के संबंध का मतलब है जितना जल्दी होगा, निकट होगा, अनुबंधन जल्दी होगा। पुनरावर्ती का मतलब है इनको कितनी बार रिपीट करते हैं। यदि अपन ने 2 दिन प्रयोग किया और 30 दिन केवल घंटी बजाओगे, भोजन नहीं दोगे तो कुत्ता कंडीशनिंग नहीं करेगा। हमने उनको बार बार क्या किया? रिपीट किया। क्या किया हमने? उनको बार बार रिपीट किया, उनकी पुनरावृत्ति की। तो इस पुनरावृत्ति जो है वो कंडीशनिंग के लिए क्या करेगी? प्रेरित करेगी। क्या करेगी? प्रेरित करेगी। तो पुनरावृत्ति का प्रभाव पड़ता है और उनके मध्य निकट के संबंध का प्रभाव पड़ता है, ये याद रखना, ठीक है ना? ये याद रखना। प्रेरक का प्रभाव, उत्तेजकों का संबंध, पुनरावृत्ति, अनुबंधन का प्रभाव CS प्लस यूसीएस। फिर तीसरा, चौथा बिंदु याद रखना, मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव। मानसिक स्वास्थ्य का कैसे प्रभाव पड़ेगा? यदि कुत्ता पागल होगा, जिस जानवर पर अपन प्रयोग करेंगे यदि वो पागल होता, कंडीशनिंग कभी भी नहीं होगा। अड़कायडो कुत्तो हो तो पागल हो तो लार तो वैसे टपकता, इसलिए उसका मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी था। नियंत्रित वातावरण प्रभावित करेगा। नियंत्रित वातावरण कैसे प्रभावित करेगा बताओ? नियंत्रित वातावरण का मतलब है कि आईपी पावलोव के कमरे में घंटी के अलावा कोई तीसरा कारक नहीं होना चाहिए। यदि मान लो अपन रोड पे बांध के कुत्ते को कर रहे हैं तो कोई मोटरसाइकिल वाले की आवाज, गाड़ी की आवाज, ट्रैफिक की आवाज, इससे वो कुत्ता कंडीशनिंग नहीं करेगा। तो नियंत्रित वातावरण होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा लिंग का प्रभाव पड़ेगा। लिंग का मतलब होता है लड़कियां कंडीशनिंग जल्दी करती हैं, महिलाएं कंडीशनिंग जल्दी करते हैं, आदमी कंडीशनिंग कम करेगा। लड़कियां हमेशा ग्रुप में चलती हैं, समूह में चलती हैं, याद रखना। लड़का अकेला ही काम कर लेगा, लेकिन लड़कियों को साथ चाहिए, इसलिए लड़कियों में, महिलाओं में कंडीशनिंग। ब्याह शादी के टाइम देखो दुकान पर जाएंगे लड़की 10 चीज लेके जाएंगे साथ में, ठीक है ना? तो ये बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। तो इस चीज को आपको समझना है कि लिंग कैसे प्रभावित करेगा, ठीक है? लिंग के अलावा बुद्धि का प्रभाव भी पड़ेगा। आप कह दो कि महिलाएं कंडीशनिंग जल्दी करती हैं, इसका मतलब क्या है? बुद्धि क्या? महिलाएं मन
बुद्धि का प्रभाव कैसे पड़ेगा? मंद बुद्धि बच्चा जल्दी कंडीशनिंग करता है बजाय कि तेज बुद्धि के। तेज बुद्धि का व्यक्ति कंडीशनिंग नहीं करेगा। कंडीशनिंग कोई अच्छी क्रिया नहीं है। कंडीशनिंग की यांत्रिक क्रिया, याद रखना। कंडीशनिंग कौन सी क्रिया है? यांत्रिक क्रिया है। उच्चतर मानसिक क्रियाओं में इसका प्रयोग नहीं होगा, याद रखना। तो कंडीशनिंग कौन सी क्रिया है? निम्नतर क्रिया है। कौन सी क्रिया है? निम्नतर क्रिया है। तो कंडीशनिंग को अपन क्या बोलेंगे? निम्नतर मानसिक क्रिया। इसलिए निम्न बुद्धि वाले बच्चे जल्दी कंडीशनिंग करते हैं बजाय के उच्च बुद्धि के। महिलाएं कंडीशनिंग जल्दी करती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं निम्न बुद्धि की हैं। इसका रीजन है महिलाओं में थोड़ा सामाजिक प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए वो कंडीशनिंग ज्यादा करती हैं, हमेशा याद रखना, ठीक है। ओके, समझ में आ गया? बुद्धि समझ में आ गया? बुद्धि कैसे प्रभावित करेगी, लिंग कैसे प्रभावित करेगा, समझ में आ गया। मंद बुद्धि बच्चों में जल्दी कंडीशनिंग होता है, क्योंकि मैंने कहा कि कंडीशनिंग को आप ये मत मान लेना कि अच्छी क्रिया है। कंडीशनिंग एक निम्न स्तरीय क्रिया होती है, यांत्रिक क्रिया होती है, इसलिए उच्चतर मानसिक क्रियाओं में इसका प्रयोग नहीं किया जाएगा। पुनरावर्ती वाला एग्जाम में आ गया। ये लिंक बुद्धि प्रभावित करेगी, एग्जाम में आ गया, ठीक है। और निकट संबंध ये एग्जाम में आ गए। ये सब आए हुए प्रश्न है, इनको याद रखना, ठीक है। एक प्रश्न ये भी आया है कि जो अनुबंधन होता है वो स्थायी होता है कि अस्थायी होता है। तो मान लीजिए आपने किसी चीज के साथ कंडीशनिंग कर ली, तो कंडीशनिंग करने के बाद वो क्या होगा? तुरंत दूसरी चीज के साथ कंडीशनिंग कर लोगे। तो कंडीशनिंग हमेशा क्या होती है? अस्थायी होती है। कंडीशनिंग क्या होती है? अस्थायी। तो स्थायी नहीं होती है, याद रखना। कंडीशनिंग क्या होती है? अस्थायी होती है। कंडीशनिंग क्या होगी? ये एग्जाम में भी आया प्रश्न है। कंडीशनिंग अस्थायी होती है, याद रखना। स्वस्थ पूर्ण बलन स्किनर ने भी दिया है ना? हाँ दिया ना। स्वतः पूर्ण लाभ, विलोपन और स्वतः पूर्ण लाभ स्किनर ने भी यूज किया है और पावलो ने भी यूज किया है। तो दोनों से जुड़े हुए हैं, विलोपन और स्पॉन्टेनियस रिकवरी, एक्सटेंशन, ये दोनों इससे जुड़े हुए हैं। ओके, ठीक है। अब देखिए सिद्धांत का अंतिम बिंदु। इस सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता क्या है? एजुकेशन में क्या उपयोगिता है? तो एजुकेशन में बहुत उपयोगिता, अपन इसका बहुत प्रयोग करते हैं। यदि बच्चों में अपने को भाषा का निर्माण करना है, लैंग्वेज डेवलपमेंट करना है, तो अपन किस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे? इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, भाषा निर्माण का, ठीक है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में सिद्धांत का अपन प्रयोग करेंगे, भाषा निर्माण में सिद्धांत का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अपने को बच्चे को भाषा सिखानी है, जैसे नॉर्मली अपन सिखाते हैं छोटे बच्चे को, तो अपन क्या करते हैं? एप्पल की फोटो दिखाते हैं, बेटा देखो ये एप्पल है, ये बॉल है, ये बॉय है। तो उस फोटो को जब देखेगा तो उसके साथ कंडीशनिंग करेगा। तो भाषा निर्माण में अपन इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। जो अपने स्कूलों में एबीएल कक्स होते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, उसके अंतर्गत अपन यही तो करते हैं। बच्चा उन वस्तुओं को देख देख सीखता है, बोलता है, क्योंकि उसके साथ कंडीशनिंग करता है। तो भाषा निर्माण में सिद्धांत को क्या माना गया है? उपयोगी माना गया है। नंबर 2, समूह निर्माण में सिद्धांत को उपयोगी माना गया है। आप कह दो गुरुजी समूह निर्माण में कैसे? मान लीजिए एक बच्चा अकेला रहता है, उसे दूसरों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता है। यदि उस बच्चे को अपन 1 महीने किसी अच्छे ग्रुप में रख देंगे, तो बच्चा धीरे धीरे उस ग्रुप के साथ कंडीशनिंग कर लेगा। फिर उसको अकेला रखना, वो बच्चा अकेला नहीं रहेगा। मतलब समूह निर्माण में क्या है? उपयोगी है। इसी प्रकार बच्चे में भय को दूर करने में, यह आया हुआ प्रश्न है कि बच्चे में भय को कैसे दूर कर सकते हैं। भय को भी अपन ऐसे ही दूर कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चा अंधकार से डरता है, अंधेरे से डरता है। तो अंधेरे से बच्चा यदि डरता है तो उसको बार बार अंधकार में लेके जाओ, धीरे धीरे बच्चा उससे डरना बंद कर देगा। लेकिन तुम्हें बच्चे से अंधेरे से डर लगता है और तुम उसको अंधेरे से बचाते हो, तो वो जिंदगी भर डरेगा। जिस चीज से डरता है उस चीज के पास लेके जाओ। तुम कहते हो ना सर डर लगता है परीक्षाओं से, बार बार परीक्षा दो, परीक्षाओं का डर खत्म हो जाएगा। भय को दूर करना है, कंडीशनिंग करवा दो। समझ रहे हो आप? तो रेनर और वाटसन एक व्यक्ति हुए हैं। कौन हुए हैं? रेनर और वाटसन। उन्होंने इसके ऊपर एक खरगोश के ऊपर प्रयोग किया था। क्या किया था? खरगोश पे प्रयोग किया था रेनर वाटसन ने 1920 में, कि एक बच्चा है वो खरगोश से डरता है, बार बार उसकी तरफ खरगोश को ले जाया जाता है। कुछ दिन बाद में देखते हैं कि बच्चा खरगोश से डरना बंद कर देता है, क्योंकि खरगोश के साथ उसने क्या कर ली? कंडीशनिंग। तो इस प्रकार बच्चों में कंडीशनिंग के द्वारा भय को दूर किया जा सकता है। जिस चीज से डरता है वही चीज उसके सामने बार बार लेके आओ, डरना बंद कर देगा भय को दूर करने में, ठीक है। समूह निर्माण, भाषा निर्माण में। फिर 4 नंबर 5 नंबर पे देखना आप,
आदत निर्माण में, हैबिट्स निर्माण में, ये भी आया हुआ प्रश्न है कि हमें आदत का निर्माण करना है, कौन सिद्धांत का प्रयोग करोगे? आईपी पावलो का। कैसे? मान लीजिए एक बच्चा है, वो कमरे में सो रहा है, जैसे वो कमरे में सो रहा है हमें उसको हैबिट्स निर्माण करनी है। उसकी मम्मा कमरे में आएगी और कहेगी बेटा खड़ा हो जा, और बच्चा खड़ा हो जाता है। आवाज लगाना, बच्चे का खड़ा होना, आवाज मूल उद्दीपक है, खड़ा हो जाना स्वाभाविक अनुक्रिया है। यदि उसकी माँ कमरे में आती है, ट्यूबलाइट का बटन जलाती है, फिर कहती है बेटा खड़ा हो जा, डेली यही क्रिया दोहराई जाती है। एक दिन क्या होगा, जैसे ट्यूबलाइट जलेगी बच्चा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने उस ट्यूबलाइट के साथ क्या कर ली? कंडीशनिंग। समझ में आ रही है मेरी बात? बच्चों में आदत का निर्माण करना है, हम कृत्रिम उद्दीपक उनके सामने रखें, धीरे धीरे बच्चा उसके साथ कंडीशनिंग कर लेगा और बच्चे की आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बच्चे की आदत, कि जैसे लाइट जलेगी बच्चा खड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से हैबिट निर्माण। 7 नंबर पे, 8 नंबर पे याद रखना, सकारात्मक अभिव्यक्ति का निर्माण करने में, पॉजिटिव एटीट्यूड। सकारात्मक अभिव्यक्ति का निर्माण कैसे होगा? आप कहते हो ना गुरुजी हमारे अंदर बहुत नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी का रीजन है हमारे आसपास का वातावरण नेगेटिव है। यदि हमें पॉजिटिव एटीट्यूड का निर्माण करना है, पहली चीज ये करनी है कि आपका वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए। जिंदगी में चाहे दोस्त एक बनाओ, लेकिन वो बहुत गजब का बनाओ। आप जहां रहो ना वहां बहुत सकारात्मकता रहनी चाहिए, याद रखना। नेगेटिविटी, आप यदि ऐसे वातावरण में रह रहे हैं जहां हर छोटी छोटी बातों के ऊपर फालतू की बातें होती हैं, आपके दोस्त हमेशा कहते हैं जिंदगी में कुछ नहीं है, सब बकवास है, लाइफ में कुछ संभावना नहीं है, तो धीरे धीरे आप नेगेटिव बनना शुरू हो जाएंगे। यदि आप नेगेटिव हैं लेकिन आपके पास 4 दोस्त ऐसे हैं जो हमेशा कहते हैं जिंदगी बहुत सुंदर है, हम जीत जाएंगे, हम हमेशा जीत जाएंगे, तो धीरे धीरे आप वैसा ही बनना शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास के लोग कैसे हैं उसी से आपका एटीट्यूड निर्माण होता है। तो नेगेटिव एटीट्यूड वालों की पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने के लिए क्या किया जाता है? उनके आसपास लगातार अच्छा वातावरण रखा जाता है, धीरे धीरे उनका एटीट्यूड पॉजिटिव बन जाएगा। समायोजन में सहायक, वही चीज समायोजन में है, एडजस्टमेंट में, कि बच्चा कुसमायोजन महसूस करता है। कुसमायोजन महसूस क्यों करता है? क्योंकि वहां के आसपास के लोग नेगेटिव हैं। उस बच्चे को अपन अच्छे समायोजन वाले व्यक्ति के साथ लगातार 3 महीने रख दो, धीरे धीरे बच्चा हर परिस्थिति में समायोजन कर लेगा। तो समायोजन की आदत भी अपन डेवलप कर सकते हैं। लेखन सुधार में, कि बच्चे की राइटिंग बहुत खराब है, तो लेखन सुधार में भी सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। यदि बच्चे को एक निर्धारित शेप में लिखाना सिखाएंगे, कि एक अपने शेप ला दी कि कै कै, इस कै के अंदर तुम्हें कै बना के दिखाना है, बार बार अभ्यास करेगा तो उसकी कै की बनावट वैसी हो जाएगी। तो इस प्रकार लेखन सुधार में, उच्चारण सुधार में, भाषा में, मतलब कंप्लीटली ये इसका प्रयोग किया जा सकता है। मानसिक रोगियों का उपचार करने में, ठीक है, कि कोई बीमार है, मतलब मानसिक रोगी मान लो चाहे पागल मान लो, इन मानसिक रोगियों को सुधारना है तो अपन इस सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। आपने एक मूवी देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस। उस मूवी में जो संजय दत्त ने रोल निभाया था वो एक फर्जी डॉक्टर का था, लेकिन उसने अपने व्यवहार से बहुत सारे लोगों को सही कर दिया। जिंदगी यही है, याद रखना। आज तो चलो मेडिकल साइंस बहुत डेवलप हो चुकी है, पहले तो थी नहीं। बच्चे बीमार होते थे, डॉक्टर आते थे क्या? नहीं। मानसिक रोगियों को कैसे सुधारोगे? आप यदि बीमार को ये कहोगे कि तू बीमार है, वो और बीमार होगा। समझ रहे हैं ना आप यदि बीमार इंसान को भी ऐसे कहो कि यार बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे तो आज लग रहा है तुम्हारा कुछ भी नहीं हो रहा, तो इससे उसके दिमाग में पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। वो बीमार, हमारे समाज में प्रॉब्लम क्या है, हम बुखार होने के बाद इंसान को कहते हैं तेरे बुखार हो गई अब रेस्ट कर ले। अब मतलब उसमें और नेगेटिविटी आ जाएगी, मेरे बुखार हो रही है। पहले यहाँ टापा रखा है, पेट दर्द हो तो बुखार होती, माँ कन भाग के जाता माँ पेट दुख है, माँ की क्रिया करती चूल्हा कन बैठे रहती बेटा कठाऊ दुख है इजऊ दुख है, और माँ चूल्हा से राख उठाई कहती बेटा आ ले बगुती आ लगा ले सही हो जागो। अब बताओ भी बगुती को राज क्यों? बस यू कंडीशनिंग। भगवती दवा थी क्या? आज ही भगवती चलती है, कि भगवान रामदास जी महाराज की भगवती बहुत जोरदार है। आप इन सभी महाराजों से पूछ लेना, भगवती का चमत्कार नहीं है, विश्वास का चमत्कार है। भगवती से कोई सही होता तो हर कोई हो जाता, लेकिन हम सही होते थे। आज भी लोग भगवती का इस्तेमाल करते हैं। विश्वास, यार मैंने ये अभी लगा ली, देखना असर हो जाएगा। दवाइयां भी यही हैं। यदि बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाओगे और डॉक्टर कह रहा है क्या है, ढंग से बैठ जा, 2 थप्पड़ मारी भी खींच की, और बहुत गजब का डॉक्टर है, उस डॉक्टर की दवाइयां असर नहीं करेंगी। एक डॉक्टर था, उसने बच्चे को कहा बेटा कैसे हो, कहाँ से आए हो, बड़े अच्छे लग रहे हो, चॉकलेट खाओगे, ये चॉकलेट। फिर उसने चाहे दवाई कुछ भी दे दी हो, वो बच्चा सही हो जाएगा।
रियल में पूरा गेम कंडीशनिंग का है। यदि आप पागल इंसान को ये कहोगे कि तू पागल है, तो वो पागल होता जाएगा। तो हम ऐसे रोगियों के सामने अच्छा व्यवहार करेंगे तो धीरे धीरे वो सही होना शुरू हो जाएंगे। हम करते उल्टा है, यार तो बीमार हो गया, तो हाथ दे कितने पतले हो गए, ठीक है। मतलब उसको उतना नेगेटिव बना देते हैं कि वो जिंदगी में कभी सही नहीं हो सकता। तो जिंदगी में कंडीशनिंग के द्वारा किसी बीमार को सही किया जा सकता है, याद रखना। राजस्थान जीके की बुक बुधवार तक पॉसिबली आ जाए, क्योंकि इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी की जो अभी नए पेपर आए हैं उनको भी हम शामिल कर रहे हैं, तो टाइम लग रहा है। किताब बहुत बेहतरीन आएगी, लेकिन ये समझ में आ गया इस सिद्धांत की उपयोगिता भाषा समूह, मानसिक रोगियों में, लेखन में, सकारात्मक विवर्ती में, समायोजन में, कंप्लीट समझ में आ गया। ये चीजें देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आज की ये क्लास थी। आईपी पावलो यहाँ कंप्लीट है। कल हम तीसरे सिद्धांत सीएल हल को पढ़ेंगे, ठीक है। कोई चीज समझ में नहीं आए तो बता दीजिएगा, दोबारा रिपीट करवा दूंगा। आईपी पावलो कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच।